एवरीवन, मैं शाइस्ता और आप देख रहे हैं आवाज इंडिया कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड। और हर बार हम आपके साथ लाते हैं एक नई शख्सियत और इस बार हमारे साथ मौजूद हैं मिस शिखा शर्मा बग्गा, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। आइए इनका स्वागत करते हैं। वी वेलकम यू हियर मैम। थैंक यू। सबसे पहले हम आपके बारे में जानना चाहेंगे, आप बचपन से ही एडवोकेट बनना चाहते थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। आई हैव बीन इन्वॉल्व इन टीचिंग प्रोफेशन। मैंने स्टार्ट टीचिंग से किया था, बट वो स्कूल्स में जॉब करते हुए मुझे लगा, क्योंकि बीएड करने में जैसा हम जो थ्योरी है बीएड की, और उसमें जब हम स्कूल के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि वो थ्योरी और प्रैक्टिकल में इतना डिफरेंस है कि जो आप करना चाहते हैं वो आप नहीं कर पा रहे थे। तो मुझे कहीं ना कहीं एक वो सफोकेशन फील होने लगी थी कि एक ठीक है, वो थ्योरी और प्रैक्टिकल में डिफरेंस होता है, हर जगह होता है, लेकिन इतना ज़्यादा वास्ट डिफरेंस मुझे दिखेगा कि आप जो हमें सिखाया गया टीचिंग ऐसी होती है, लर्निंग का मतलब ये होता है, करिकुलम ये होता है, बट अब जब आप स्कूल जाते हो, प्रैक्टिकली जब उसको एग्जीक्यूट करने जाते हो तो देखते हो कि आपको इतना बाउंड कर दिया जाता है, इतना लिमिट कर दिया जाता है कि आपको यही करना है, उसी ट्रैक पे चलना है। तो वो चीज़ें मुझे थोड़ा सा सफोकेट कर रही थी। फिर देन आई स्टार्टेड कि कुछ टाइम मैंने प्राइवेट स्कूल्स में भी जॉब किया, गॉट एन अपॉर्चुनिटी कि मैं उस सिस्टम को देख पाई। उसके बाद आई स्टार्टेड कि कुछ स्कूल छोड़कर फिर मुझे लगा मैं अपना इससे बेटर मैं अपना कोचिंग सेंटर में काम करती हूँ, तो वहाँ पर मैं अपना इंडिपेंडेंटली करने लगी। मेरा मॉर्निंग का टाइम जैसा कुछ फ्री रहा, तो उस पीरियड में मैंने फिर कुछ सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी ज्वाइन किया। कुछ रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन थी। मुझे लगा कि हम मंदिरों में दान नहीं करें, हम किसी तरह से अपना जो टाइम है ना, हम उसको सोसाइटी के लिए हम लोग कैसे दे सकते हैं, तो वो हमें करना चाहिए। तो उस सोच को लेके मैं किसी एनजीओ के साथ भी मैं अटैच रही। उस एनजीओ में मैंने देखा कि बहुत तरह की लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको मुझे देखने को मौका मिला। लेकिन वहाँ भी रहते हुए मैं कई चीज़ें मुझे ऐसा करना पड़ता था कि मैं अपना हाथ मुझे रोकना पड़ता था। मुझे समझ नहीं आता था कि इसका सोल्यूशन क्या है। अब वहाँ जब मैं स्टकअप हो जाती थी, फिर मैं सोचती थी कि ये यहाँ रहकर मुझे वो सोल्यूशन नहीं मिलेगा, मैं इन लोगों की मदद यहाँ रह के नहीं कर सकती। फिर मैं उससे थोड़ा सा आगे बढ़ी। फिर मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन किया। ये अन्ना मूवमेंट से हम लोग काफ़ी इंस्पायर्ड हुए, करप्शन के अगेंस्ट लड़ना, ये वो देखकर मुझे लगा कि यहाँ से हम फिर बहुत कुछ बदलाव ला सकते हैं सोसाइटी में। वहाँ पर भी मुझे काफ़ी अपॉर्चुनिटी मिली। स्कूल मैनेजिंग कमेटी के एसएमसी कोऑर्डिनेटर्स जो दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल से, नॉर्थ वेस्ट के अराउंड मोर देन 100 स्कूल्स थे जो मेरे डिस्ट्रिक्ट में जो मैं हैंडल कर रही थी। 5 विधानसभा के अंदर वो स्कूल्स आ रहे थे, और वो गवर्नमेंट स्कूल्स की क्या हालत है वो मैं क्लोजली उसको मॉनिटर कर पाई कि वहाँ किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतना फंड्स हमारा कहाँ, किस तरह से हम उसको यूटिलाइज कर सकते थे और वो हम नहीं कर पा रहे हैं, और क्या क्या किस तरह की बेसिक प्रॉब्लम्स आ रही हैं जिसको हम सॉर्ट आउट कर सकते थे। निकल के यही आया कि वहाँ पेरेंट्स जो हैं, क्योंकि उतने एजुकेटेड नहीं हैं, इसलिए वो गवर्नमेंट स्कूल्स जो हैं उतने इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हैं। हमने स्कूल मैनेजिंग कमिटीज़ के थ्रू पेरेंट्स को एजुकेट करना शुरू किया कि आपके बच्चे की एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बच्चा साल भर जो है वो स्कूल नहीं आ रहा है और पेरेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, मतलब उस कैटेगरी के फर्स्ट जनरेशन लर्नर बच्चे हैं वहाँ पर दिल्ली, मतलब जो गवर्नमेंट स्कूल्स में हैं, उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए फिर मेरा हाथ कहीं ना कहीं रुका। फिर मुझे लगा कि अब यहाँ पर भी रहते हुए मुझे वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, वो नई चीज़ें मिल रही हैं कि जो मैं करना चाहती हूँ, जो मैं एक्चुअली मैं चाहती हूँ कि ये सिस्टम अभी ये इस तरह से चेंज हो जाए, वो नहीं हो पाया। फिर आम आदमी पार्टी में रहते हुए कई प्रोफेशनल्स के साथ हम लोग मिले, उनसे मुझे काफ़ी इंस्पिरेशन मिली। एक हमारे एडवोकेट फ्रेंड थे, उन्होंने मुझे कॉन्स्टिट्यूशन गिफ्ट किया। जो कॉन्स्टिट्यूशन की बुक मेरे पास आई तो मुझे लगा कि इसको मैंने स्टडी करना शुरू किया, तो मुझे लगा कि इसमें तो बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो हर एक लेमैन को मालूम होनी चाहिए। हमें अपने राइट्स के बारे में मालूम होना चाहिए जो हमें नहीं पता, जिससे हम लोग दूर रहे हैं। बीएड करिकुलम में हमें सबसे बड़ा फ्लॉ ये लगा फिर मुझे कि जो टीचर्स आज सफ़र कर रहे हैं प्राइवेट स्कूल्स में, उसका कहीं ना कहीं ये है कि उनको लॉ क्या है, उनके राइट्स क्या हैं, वो उनको मालूम ही नहीं है। इवन सोसाइटी में भी जनरली मुझे ये फील होने लगा कि जो लोग अगर अपने राइट्स के बारे में जानने लगेंगे तो काफ़ी चीज़ें हम लोग खुद से अपने लेवल पे ही सॉर्ट आउट कर देंगे, हमें दूसरे किसी की मदद की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर मैंने कोर्ट आना शुरू किया, रोहिणी कोर्ट आना शुरू किया, दिल्ली हाई कोर्ट भी जाना शुरू किया। मैंने देखा कि किस तरह से यहाँ पर सिस्टम चल रहा है, एडवोकेट्स क्या काम कर रहे हैं। बात करते करते देखते हुए सबको बहुत सारे फ्रेंड्स मिले, बहुत सारे नोन लोग जो हैं उनका मैंने सिस्टम देखा।
काफ़ी इंस्पायर हुई कि मतलब एडवोकेसी कैसे चल रही है, लॉ की नॉलेज आपको कहाँ तक पहुँचा सकती है। जो मैं फील कर रही थी कि मैं जो सोसाइटी के लिए करना चाहती हूँ वो जो नहीं कर पा रही हूँ, वो मैं यहाँ से रहकर कर सकती हूँ। जब मुझे लॉ की नॉलेज हो जाएगी तो मैं बहुत सारी अपने भी हेल्प कर सकती हूँ और मैं बहुत लोगों की भी हेल्प कर सकती हूँ। देन आई रिक्वेस्टेड फ्रॉम सम ऑफ माई सीनियर कलीग्स, तो उनको कि मुझे लॉ करनी है, आई शोड माई इंटरेस्ट। विद इन अ डे मुझे उसमें एडमिशन मिल गया एंड आई स्टार्टेड माई जर्नी ऑफ दिस एडवोकेसी। लॉ पढ़ना शुरू किया। तब तक भी मेरा इंटरेस्ट ऐसा नहीं था कि मुझे प्रैक्टिस ही करनी है। मेरा इंटरेस्ट यही था कि एक लॉ की नॉलेज आपको होनी बहुत ज़रूरी है। ये आज भी मैं सबको ही कहती हूँ कि जो भी हमारे, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन में है, चाहे वो मेडिकल प्रोफेशन में है, चाहे वो और टीचिंग प्रोफेशन में है, जितने भी प्रोफेशनल्स हैं उनको एक लॉ की बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। एटलीस्ट अपने अपनी फील्ड में तो आप जो आपके राइट्स हैं वो आपको मालूम होने ही चाहिए। फिर जब मैंने लॉ कर लिया और साथ साथ जब मैंने कोर्ट आना शुरू किया, वहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट में जाना शुरू किया, कुछ ऐसे मुझे लॉयर्स एक्टिविस्ट दिखे जो सोसाइटी की इतनी हेल्प कर रहे हैं। वो हर संडे झुग्गी बस्ती में चले जाते थे और झुग्गी बस्ती में जाके उन लोगों की प्रॉब्लम सुन रहे हैं। इवन झुग्गी बस्ती में जब नहीं जा रहे हैं तो उनके चेंबर के बाहर भीड़ लगी हुई है। 2 बजे के बाद ऐसा वो लाइन लग जाती थी गरीब लोगों की। किसी की कुछ मेडिकल प्रॉब्लम है, किसी की कुछ स्कूल की इशू था। उनको देख के बहुत ज़्यादा मैं इंस्पायर होगी कि मतलब आप इस प्रोफेशन में रहते हुए इस तरह का भी काम, आप इतने लोगों की हेल्प और इतने लोगों का आप जीवन सुधार सकते हैं। बेसिकली आप इतने टाइम से रहे हैं, आप टीचिंग फील्ड में भी रहे हैं, तो आपको पता होगा स्कूल में आज के टाइम पे स्पेशली क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, स्टूडेंट्स की क्या इश्यूज हैं, फिर पेरेंट्स के क्या इश्यूज हैं, टीचर्स के क्या इश्यूज हैं। तो आपको क्या लगता है कहाँ तक वो सॉल्व हुई हैं? मेरा ये एडवांटेज ही रहा है कि मैं उस सिस्टम को अंदर से देख भी पाई हूँ। और जिस तरह से मैंने बोला, आम आदमी पार्टी में रहते हुए जो मैं गवर्नमेंट स्कूल का भी सिस्टम देख पाई हूँ, प्राइवेट स्कूल में मैंने जॉब किया है उसको मैंने बहुत क्लोजली मॉनिटर किया है। तो अब लॉ में आकर मुझे वो दिखता है कि उस समय हम लोगों मतलब एक टीचर कितना इग्नोरेंट है, उसको कुछ मालूम ही नहीं है। पेरेंट है, उसको नहीं पता है कि उसका लॉ, उसके क्या राइट्स हैं। और जिस चीज़ का फ़ायदा जो है प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट आज बहुत उठा रहे हैं। तो अगर आपको एक पेरेंट को भी मालूम हो जाए कि आपसे फीस जो है वो जस्टिफाइड ली जा रही है या नहीं ली जा रही है, तो आप वहीं पर ही स्टॉप कर देते हैं। पेरेंट खुद एक्सप्लॉइट हो रहे हैं वहाँ जाकर। वो कोरोना के टाइम पे शायद थोड़ा ज्यादा हो गया है, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि अब बच्चों को तो पढ़ाना है ही, ऑनलाइन क्लासेस हो चाहे ऑफलाइन क्लासेस हो, तो फीस का कोई नामो निशानी की कम कर दें वो। सीरियसली बहुत कोरोना जब से शुरू हुआ है तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट एक हमारी लीगल कम्युनिटी के ऊपर बहुत पड़ा है, क्योंकि कोर्ट्स खुले नहीं हैं। एक स्कूल बंद है और एक कोर्ट बंद है, हमारा आपस में कंपटीशन चल रहा है। तो कोर्ट बंद होने की वजह से कितने एडवोकेट्स हैं जो जिनकी अर्निंग बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि केसेस नहीं फाइल होंगे तो उनकी जितना भी लाइवलीहुड है उसको बहुत इफेक्ट पड़ा है। और इन पेरेंट को जिनकी लाइवलीहुड ख़त्म हो गई, कई बिजनेस ठप हो गए हैं, कईयों की जॉब चली गई है, तो ऐसे टाइम पर स्कूल्स इस तरह की अनरीजनेबल डिमांड, और वो भी तब जब स्कूल टोटली शट डाउन है। एक ऑनलाइन क्लासेस में और एक फिजिकल स्कूल में एक बहुत डिफरेंस होता है उसके एक्सपेंसेस का। ये हमें पेरेंट को यही नहीं मालूम है कि ये चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हैं। आपसे जो भी स्कूल डिमांड करेगा वो आपको नहीं पे करना है, इस तरह से नहीं पे करना है। यू हैव द राइट टू नो कि आपका पैसा आपके बच्चे के ऊपर स्पेंड हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये नहीं मालूम है पेरेंट को। यही हम एजुकेट उनको करना चाहते हैं कि ये नहीं है कि आपको स्कूल ने 1 लाख का बिल पकड़ा दिया है तो आपको जो है वो नेल डाउन होके उसको पेरेंट को पैसा देना ही है। यू हैव द राइट टू क्वेश्चन कि आप पूछिए कि किस तरह से 1 लाख का बिल कहाँ से आया है, आपका कहाँ पर खर्चा हुआ है, आप एक्सपेंस बताइए हमें। आज कौन सा एक्सपेंस ऐसा हो रहा है स्कूल का, जो एक फिजिकल स्कूल जब खुलता है तब एक एक्सपेंस होता है, और आज जब सब अपने अपने घर पे कर रहे हैं वो काम, तो इतना कौन सा एक्सपेंस है कि आपको पूरी 100% फीस चाहिए। ये जो स्कूल्स का कॉन्सेप्ट है प्राइवेट स्कूल्स का, ये उस तरह से शुरू हुआ है कि एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस खुद आए हैं जो चैरिटी करना चाहते हैं। मुझे चैरिटी करनी है तो मैं अपने हिसाब से चैरिटी करूंगी। मुझे पता है कि मेरी कितनी वैल्यू है कि मैं कितने लेवल की चैरिटी कर सकती हूँ। अब आपकी जो वर्थ नहीं है उतनी कि आप कितनी चैरिटी कर सकते हो, और आप लगे हो चैरिटी करने के लिए जाने के लिए, और आप कह रहे हो जी पेरेंट्स से हम पैसा लेके फिर हम चैरिटी करेंगे, ये कौन सी चैरिटी है?
ऐसी चैरिटी तो नहीं होती ना, आपको खुद पैसा स्पेंड करना हो तो वो आप चैरिटी कर सकते हैं। सर्विस देना किसी को कोई चैरिटी नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है। तो बेसिकली पेरेंट्स को क्या समझना चाहिए, वो कैसे अपने उनके ऊपर जो चीज़ें हो रही हैं और वो सारी परेशानियां उनको झेलनी पड़ रही हैं, फीस एक्स्ट्रा देनी पड़ रही हैं, कुछ पेरेंट्स जो हैं वो बोल ही नहीं पाते हैं जाके, तो उस केस में पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? देखो, हम पेरेंट्स को यही समझाते हैं कि लॉ में प्रॉब्लम नहीं है, लॉ है और बहुत क्लियरली डिफाइंड भी है। ये अब उसको स्कूल्स मिसरीड करते हैं और मिसरीड करके, क्योंकि पेरेंट को उस लॉ की नॉलेज नहीं है, इसलिए उनको बेवकूफ़ बना के जितना मर्जी आप उससे, और बच्चा आपका, हर पेरेंट अपने बच्चे के लिए काफ़ी सेंसिटिव होता है, तो उसकी वो सेंसिटिविटी का फ़ायदा उठाकर कि हम जितना डिमांड करेंगे हम मांगते जाएंगे और पेरेंट देते जाएंगे, तो ये कहीं भी जस्टिफाइड नहीं है। हम कहते हैं इवन आपके पास अगर पेइंग कैपेसिटी भी है किसी पेरेंट की, तो भी एक अनजस्टिफाइड फीस पे करना वो अपने आप में ही गलत है। वो पैसा आपको ये नहीं समझ में आ रहा उस पेरेंट को कि वो 1 रुपया भी एक्स्ट्रा देना आपको, वो आप ही के अगेंस्ट यूज हो रहा है, आपके बच्चे के लिए यूज नहीं हो रहा है। आप पे कर रहे हैं ये सोच के कि हमारे बच्चे के अच्छे फ्यूचर के लिए, उसकी एक क्वालिटी एजुकेशन के लिए पे किया जा रहा है, लेकिन वो आप उसके लिए बिल्कुल पे नहीं कर रहे हैं। आज जो हम सिचुएशन कोर्ट्स में देख रहे हैं वो अगेंस्ट पेरेंट की ही अगेंस्ट वो लिटिगेशन हो रही है और पेरेंट के पैसे से ही लिटिगेशन हो रही है। तो ये हमें लगता है, इसलिए हम पेरेंट को एजुकेट करते हैं कि आप जो भी जस्टिफाइड डिमांड है, आपका राइट है, लॉ में बहुत है, आपको सपोर्ट है। कोर्ट में आज तक कोई भी ऐसा पेरेंट नहीं गया, मतलब जो पेरेंट जाता है ऐसा नहीं है कि उसको कभी रिलीफ नहीं मिली है। कोर्ट में जो पेरेंट जाते हैं, जो टीचर्स जाते हैं, उनको डेफिनेटली रिलीफ मिलता है, बिकॉज वहाँ पर वो सही ही होते हैं, जस्टिफाइड है। तो आज के टाइम पे पेरेंट्स के साथ जो सब चीज़ें हो रही हैं वो प्राइवेट स्कूल्स में ही क्यों जा रहे हैं? फिर भी गवर्नमेंट उनके लिए ऐसा क्या नहीं कर पा रही है कि वो प्राइवेट स्कूल्स की तरफ जा रही है? ये तो बहुत एक बड़ा डिबेट का इशू है कि गवर्नमेंट स्कूल का उतना इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी दिल्ली में तो हम देख रहे हैं कि कुछ इम्प्रूवमेंट, काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट हुआ है, और ऐसा नहीं कि लोग नहीं जा रहे हैं। आज सिचुएशन, कई हमने केसेस भी ऐसे फाइल किए हैं कि उनको बच्चों को टीसी नहीं दिया जा रहा था, जबकि क्लियरली डिफाइंड है कि आप टीसी नहीं रोक सकते किसी भी बच्चे का, किसी भी बच्चे के ऊपर कोई कोर्सिव एक्शन नहीं लेगा कोई स्कूल। स्पेशली इस कोरोना के पीरियड में वैसे भी प्रोटेक्ट कर दिया है, कोर्ट ने भी प्रोटेक्ट किया, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने भी अपने सर्कुलर्स, ऑर्डर्स निकाल के हर जगह पर लिखा है कि किसी बच्चे की ऑनलाइन क्लास नहीं कटेगी, किसी बच्चे का टीसी भी नहीं रोका जाएगा, किसी बच्चे का जो है एग्जामिनेशन नहीं रोकेंगे, कोई आपका 10th 12th के एग्जाम के लिए जो अपीयर होने वाला उसका एडमिट कार्ड नहीं आप रोकेंगे। इतना कुछ प्रोटेक्शन देने के बाद भी अगर पेरेंट फिर से नेल डाउन हो रहे हैं, उनके बच्चे के साथ अगर इस तरह से हो रहा है, तो वो पेरेंट की भी गलती है कि आप जो है उसको आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। वहाँ आप अपने आप को देखिए कि हमें उसको क्या करना चाहिए। हम इसलिए हम उनको अवेयर करते हैं कि आप जो है उसको पेरेंट्स अपने राइट्स के लिए उनको बोलिए, और हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी फाइल कर रहे हैं कई केसेस में ऐसे जिन बच्चों का नाम काटा गया है स्कूल से, इसी अनजस्टिफाइड। कितने बच्चे जो हैं आज आउट ऑफ स्कूल चले गए हैं, उस सिस्टम से बाहर निकल गए हैं इसी अनरीजनेबल फीस की वजह से। जहां आपको हार्डली, हमने जो कैलकुलेट किया है वो हमारी जो हम अभी दिल्ली हाई कोर्ट में भी हमारे मैटर्स चल रहे हैं, उसमें भी हम वो कैलकुलेशन शो कर रहे हैं कि अगर हम एक फिजिकल स्कूल को देखते हैं और आज की डेट में अगर हम उसी अकाउंट को चेक करते हैं तो 30% ऑफ ट्यूशन फीस भी नहीं खर्चा हो रहा है, ट्यूशन फीस। तो जब मैं फीस की बात करती हूँ तो फीस में मोटे मोटे 3 हेड्स आ जाते हैं, ट्यूशन फीस, डेवलपमेंट फंड, एक एनुअल फीस, और उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा ईयरमार्क लेवीज हैं जो जैसे ट्रांसपोर्ट फीस है जो सिर्फ सेलेक्टेड स्टूडेंट्स के लिए होता है। तो वो ईयरमार्क लेवीज तो अब खत्म ही हो गया, कोई ट्रांसपोर्ट यूज कर नहीं रहा है। अब हमें सरप्राइज हुआ एक स्कूल का यहाँ सुन के कि वो मील चार्जेस ले रहा है बच्चों से, ऑनलाइन क्लासेस के ड्यूरेशन में, ऑनलाइन क्लासेस के। अब वो क्या जस्टिफिकेशन था स्कूल का कि होली में जब स्कूल बंद था, होली तो हुई नहीं, लेकिन उन्होंने 2-2 गुजिया का एक वो जो बॉक्स होता है ना, वो गुजिया का एक बॉक्स बना के पेरेंट्स को सबको कुरियर किया था। उसको वो जस्टिफाई कर रहे हैं कि हमारे मील चार्जेस हैं और पेरेंट्स पे कर रहे हैं। पेरेंट्स क्वेश्चन नहीं कर रहे ये मील चार्जेस क्यों हमसे लिया जा रहा है। इंटरेस्टिंग है एग्जैक्टली। और पेरेंट्स को समझना पड़ेगा इस चीज़ में कि कहाँ उनके साथ धोखा हो रहा है बेसिकली, और कहाँ उनके साथ फ़ायदा हो सकता है, वो कहाँ अपने लिए आवाज़ उठा सकते हैं।
तो अभी बेसिकली लॉ क्या कर रहा है इस वक्त? पेरेंट्स के लिए क्या लॉज बने हैं, स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, जिससे वो अपनी आवाज़ उठा सकते हैं और धोखा खाने से बच सकते हैं? वही मैंने बताया कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने भी जितने सर्कुलर्स निकाले हैं, दिल्ली में स्पेशली अगर हम बात करते हैं, दिल्ली में दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट 1973 से बना हुआ है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग लॉ है और उसमें टीचर्स को भी काफ़ी प्रोटेक्शन है। अब वो बात और है कि टीचर ने कभी वो किताब खोल के देखी ही नहीं है। टीचर्स को सिर्फ कोड ऑफ कंडक्ट दिखाया जाता है, स्कूल वाले उनको ये देखो ये आपका कोड ऑफ कंडक्ट है, दिस यू हैव टू डू। ये नहीं बताते कि हमारी ड्यूटी क्या है, और ना टीचर उसको इतना टाइम भी देते हैं कि टीचर को उस चीज देखने को भी मिले। वो एक्सपोजर ही नहीं मिल पाता है, इस तरह से उनको डंप कर दिया जाता है। हमारी वही कोशिश रही है, अभी कुछ टाइम से हम लोग कर रहे हैं कि तो यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से या ऐसे जो इंटरव्यूज होते हैं उसमें हम लोग जो है इनके टीचर्स के क्या राइट्स हैं उसको हम उठाते हैं, क्योंकि दोनों तरह से एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। पेरेंट्स को टीचर्स के नाम से पैसा कलेक्ट किया जा रहा है कि हमें टीचर्स को सैलरी पे करनी है इसलिए हमें पैसा चाहिए, और इधर से टीचर्स को पैसा नहीं दिया जाता ये कह के जी हमें पेरेंट्स पैसा नहीं दे रहे हैं। तो ये सिस्टम जो है दोनों साइड को एक्सप्लॉइट कर रहा है और लोग दोनों ही पार्ट एक्सप्लॉइट होते हुए और वो जो स्कूल मैनेजमेंट है उनको फायदा मिलता जा रहा है। तो ये दिक्कत कहाँ है कि आप अगर मील चार्जेस को देने से आप खुद नहीं रोकेंगे तो कौन आपको आके हेल्प करेगा? आप कोर्ट नहीं जाना चाहते हैं कि हमारे बच्चे के साथ कुछ कर देगा। हमने देखा है कई एसोसिएशंस हैं आज जो हम लोग कोशिश करा है कि कुछ स्कूल्स ऐसे हैं, अभी कुछ दिन पहले टेक हुआ है कुछ 2-3 स्कूल्स का, तो उस केसेस भी हम लोग हैंडल कर रहे थे, वो पेरेंट्स भी हमारे पास हैं। तो उनको देखा है कि करीब 200 पेरेंट्स हैं जो एसोसिएटेड हैं। तो वो 200 पेरेंट्स की जो एसोसिएशन है अपने आप में बहुत स्ट्रगल किया, उन्होंने भी बहुत ह्यूमिलेशन भी फेस किया, लेकिन जब आप यूनाइटेड होते हैं ना तो आपकी काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। वही एक सिंगल पेरेंट लड़ेगा उसके लिए एक चैलेंजेस काफ़ी होते हैं। दो हमारे पास ऐसे भी लोग हैं जो सिंगल पेरेंट भी स्कूल्स में लड़ रहे हैं एंड दे आर सक्सेसफुल। जहाँ पूरे स्कूल की सारे पेरेंट 10,000 फीस पे कर रहे हैं तो वो एक सिंगल पेरेंट 5,000 फीस पे कर रहा है, बिकॉज 5,000 वॉज अ जस्टिफाइड फीस जो उनको परमिशन दी गई है। तो जिसको लॉ, जिसको राइट मालूम है, जो उसको स्टडी कर रहा है, जो लड़ाई करने की हिम्मत कर रहा है, वो उसको डेफिनेटली फ़ायदा हो रहा है। उनको बेसिकली डर यही रहता होगा कि हमारे बच्चे के आगे फ्यूचर ना खराब हो जाए। ऐसा क्या फ्यूचर है? जब आप क्या बच्चे को क्या सिखाना चाहते हैं? आप बच्चे को डरपोक बनाना चाहते हैं? आप क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि बच्चा भी जो है ना सिस्टम के आगे झुक जाए? अगर ये सिखाना चाहते हैं आप ये सब करके, तो मेरे हिसाब से तो वो बिल्कुल गलत है। पेरेंट्स को ही आगे उठ के आना चाहिए और अपने बच्चों के लिए भी उनको कुछ ऐसा कर दिखाना चाहिए, बच्चे भी आगे कुछ ना कुछ उनके लिए करें। आप अपने कुछ केसेस के बारे में बताइए, थोड़ा रिसेंट वाला, जिसमें आपने पेरेंट्स की और स्टूडेंट्स के लिए कुछ हेल्प किया। हमारा एक्चुअली जो चल रहा है वो काफ़ी टाइम से, हम क्योंकि मेरा इंटरेस्ट एजुकेशन फील्ड में ही रहा है, एकेडमिक मैटर्स में रहा है, तो मेरा आफ्टर लॉ में भी एडमिशन लेने के बाद भी मैं ज़्यादा फोकस में स्कूल्स एजुकेशन और उसको इम्प्रूवमेंट में ही लगाया हुआ है। हमने उसमें क्या ऑब्जर्व किया कि 2002 में एक मॉडर्न स्कूल का जब जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट से, उसमें काफ़ी क्लैरिटी से उसमें स्कूल की फीस क्या होनी चाहिए वो डिफाइन किया गया। अब उस दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट में कुछ गैप्स रह गए थे जो उसको मॉडर्न स्कूल के जजमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने उसको गैप को फिल किया, लेकिन वो ऑर्डर आने के बाद भी आज उसको इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। वो स्कूल्स आज भी अपने हिसाब से सब चार्ज कर रहे हैं। फिर हमें लगा कि वही चीज़ें हमने फिर दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस फॉर ऑल के नाम से, जो हमारी एक ग्रुप है, लॉयर्स हैं जो एक्टिविस्ट हैं, प्रो बोनो केसेस हम लोग उसमें से करते हैं विदाउट टेकिंग अ सिंगल रुपी फ्रॉम एनी डोनेशन फ्रॉम एनी साइड, अपने पॉकेट एक्सपेंस से जितना हम लोग कर सकते हैं। तो हम ऐसे इश्यूज को लेके जाते हैं जो पूरे दिल्ली को इफेक्ट कर रहा है या पूरे नेशन को इफेक्ट कर रहा है। उसमें अभी जो लेकर गए हैं हम लोग फी हाइक को लेकर, कि हर साल ये स्कूल फी हाइक करता था। फी हाइक करना कोई लॉ नहीं है ऐसा कि आपको स्कूल को फी हाइक हर साल करना ही करना है। दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट बिल्कुल क्लियर है इस मामले में कि हर स्कूल को फी हाइक करने से पहले डायरेक्टरेट से परमिशन लेना है, लेकिन वो परमिशन नहीं लिया जा रहा था। इवन मॉडर्न स्कूल में भी सब कुछ लिखा हुआ था, उसके बाद भी नहीं लिया था। फिर हमने दिल्ली हाई कोर्ट में एक PIL फाइल किया था 2013 में, जिसका जजमेंट हमारा आया 2016 में।
2016 जनवरी में वो जजमेंट आया, उसमें क्लियर वर्ड्स में लिखा है कि एवरी स्कूल हैज टू टेक अ प्रायर परमिशन फ्रॉम द डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन फी हाइक करने से पहले। उस जजमेंट आने के बाद से आज हम देख रहे हैं कि हर साल अब स्कूल जो है अपना ऑडिट अकाउंट्स वहां पर डायरेक्टरेट में भेजते हैं, जो पहले नहीं भेज रहे थे, जबकि लॉ 73 से चल रहा है, 1973 से लॉ है और 2002 में मॉडर्न स्कूल का जजमेंट आया, उसके बाद भी वो फॉलो नहीं हो रहा था। अब जब दिल्ली हाई कोर्ट में ये जस्टिस फॉर ऑल के हमने जब फाइल किया, 2016 में उसका जजमेंट आया, उसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि हर साल अब इन स्कूल्स को अपना अकाउंट डिटेल्स वहां पर भेजना है डायरेक्टरेट के पास, और मतलब प्रायर टू दिस स्टार्टिंग ऑफ दिस सेशन, अप्रैल में आपको नया सेशन शुरू होता है, आपको फीस बढ़ानी है तो आप प्रपोजल अपना भेजेंगे, हमें इतनी फीस बढ़ानी है, और वो आप 2016 के बाद किसी भी स्कूल को कोई परमिशन नहीं दी गई। हार्डली वेरी फ्यू जिन्होंने कैसे मैनेज किया, किस तरह से किया, कुछ स्कूल्स रहे हैं जिन्होंने वो भी मैनेज कर लिया गलत तरीके से, गलत अकाउंटिंग देकर। अकाउंटिंग तो ऑफकोर्स उसमें बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते, लेकिन कुछ कल्यूजन होता है इनके ऑफिसर्स के बीच में या ये ब्यूरोक्रेसी का नेटवर्क और इनके बीच में, उसको लेकर कुछ स्कूल्स ने को they were successful in getting the fee high, तो बहुत कम रहे। आज बहुत इसीलिए वो दर्द जो है ना वो निकल के आता है कि जो है ना हमारी स्कूल की फीस 2016 से बढ़ नहीं पा रही है। आज रोना सभी स्कूल्स का यही है कि क्योंकि डायरेक्टरेट किसी को परमिशन दे ही नहीं रहा है, क्योंकि जब आप अकाउंट चेक करने जाते हैं, डायरेक्टरेट जा रहा है तो देख रहे हैं किसी के पास 30 करोड़ सरप्लस है, किसी के पास 40 करोड़ सरप्लस है, किसी ने लग्जरी बसेस खरीदी हुई है, किसी ने BMW खरीदी हुई है, किसी ने जो है बाहर दूसरी स्टेट में लैंड खरीद ली है उसी फीस के पैसे से। वो जो फीस आप पे कर रहे हैं अपने बच्चे के ऊपर स्पेंड करने के लिए, वो पैसा कहाँ कहाँ किस किस कंपनी में स्पेंड हो रहा है। तो वो जब वो सारा कैलकुलेशन देखा गया तो उसमें देखा कि 30 करोड़ सरप्लस, 40 करोड़ सरप्लस। तो जब आपके पास ये सरप्लस है तो आप ये पैसा वापस लाइए, क्योंकि आपने गलत तरीके से पैसा स्पेंड किया गया है, वो पैसा वापस लेकर आओ और उसको आप यूज करें एज अ फीस, इसलिए हम आपको स्कूल की फीस बढ़ाने की परमिशन नहीं देते हैं। तो हार्डली 10% स्कूल्स ही रहे हैं दिल्ली में आज स्पेशली जो फीस बढ़ाने में या फीस की सैंक्शन लेने में। फीस और भी स्कूलों ने बढ़ाई है, लेकिन गलत तरीके से बढ़ाई है, बिना सैंक्शन के बढ़ाई है। वहाँ जो चैलेंज करते हैं उनका एक अलग इसको कोर्ट एकदम से स्ट्रक डाउन कर ही देता है, क्योंकि आप वो लॉ में ही नहीं है कि आप बिना उसके फीस बढ़ा ही नहीं सकते हैं। लेकिन अब पेरेंट को पता नहीं होता है कि वो फीस नहीं बढ़ा सकता है, ऐसे उसको सैंक्शन मिली है या नहीं मिली है, वो पेरेंट अवेयर नहीं है उस चीज़ को। उसके लिए हमने एक और PIL अभी रिसेंटली लास्ट ईयर फाइल किया कि ये सारे जितने भी आप रिजेक्शन ऑर्डर्स हैं उसको आप डायरेक्टरेट की वेबसाइट पे अपलोड कीजिए। पेरेंट को कैसे पता चलेगा कि आपके स्कूल का फीस कितना होना चाहिए, वो सारी जो डिटेल्स हैं दैट हैज़ टू बी इन पब्लिक डोमेन में आप डाल दीजिए, स्कूल की वेबसाइट पे डाल दीजिए या आप डायरेक्टरेट की वेबसाइट पे डाल दीजिए, सो दैट एक जनरल एक पेरेंट को RTA लगा के बार बार नहीं पूछना पड़े। उसको काफ़ी उसमें से काफ़ी पार्ट जो है वो सॉर्ट आउट हो चुका है, डायरेक्टरेट हैज एडमिटेड और कोर्ट ने भी उसको डायरेक्शन दिया है कि ये जो है ना ऑब्वियसली ट्रांसपेरेंसी को कौन मना करेगा, एक ट्रांसपेरेंट रखना सिस्टम को वो बहुत ज़रूरी है। पेरेंट को दिख जाएगा कि आप वेबसाइट पर जाके कि आपके स्कूल की कब लास्ट सैंक्शन आपकी फ़ीस कब थी, आपके स्कूल को आपकी फ़ीस रिजेक्ट हुई है या परमिशन मिली है। तो ये कुछ ऐसे स्कूल्स हैं जिनकी जो बिना सैंक्शन के भी फीस बढ़ा दिया है, उनको हम अलग तरीके से डील कर रहे हैं। और कुछ ऐसे भी स्कूल हैं जिनको सैंक्शन उन्होंने गलत तरीके से ले ली है, और वो भी एक नहीं 3 दफ़ा जो है ना करीब 80% फी हाइक हो गया है। ऐसे कुछ स्कूल्स हैं जो स्कूल्स के ऊपर कोई एक्शन अभी लिया गया है? वो तो डायरेक्टरेट ने उनको परमिशन दे दी है ना। अब उसके लिए हम लोग अलग कुछ पेरेंट्स आए हैं जिन्होंने आवाज़ उठाई है और वो कोर्ट आने को रेडी हुए हैं, तो वो हमारे मैटर्स कुछ वो भी कोर्ट में चल रहे हैं कि ये 20%, 25% या आपने 80% भी फी हाई की परमिशन कैसे दी है, वो आप हमें सारा जो है आप हमें बताइए। वो मैटर्स चल रहे हैं, उसमें भी देखते हैं कि होपफुली कि कुछ होगा। बहुत अच्छा इनिशिएटिव आपने लिया है। तो अभी आप अपने व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हैं जिसकी वजह से इतना इश्यूज हैं, फीस की वजह से स्कूल में जो भी प्रॉब्लम्स पेरेंट्स को आ रही है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे प्लीज़? ये मेन तो एक हमारा कंसर्न यही रहता है कि हम उस रिजिड एनवायरनमेंट से निकल के एक वो
हम कहते हैं जी स्कूल के सामने लेट डाउन होना या नेल डाउन होना, जैसे हम कहेंगे कि चाहे वो टीचर्स हैं चाहे वो पेरेंट्स हैं, आप अपने लॉ जो है, वो राइट्स जो है उसके बारे में वो जब तक अवेयर नहीं होंगे तब तक कुछ चेंज नहीं होगा। आप डोंट एक्सपेक्ट कि आपके लिए कोई आकर खड़ा होगा। हम लोग बड़ी कोशिश किया है कि हम उन पेरेंट्स के लिए भी आगे आके जो एक कॉमन इश्यूज है उनको लेके तो हम लोग आज फीस की लड़ाई लड़ी रहे हैं। जो एक ऑर्डर अभी आया था, आपने सुना होगा कि ट्यूशन फीस और डेवलपमेंट और इसको भी पे करना है, एनुअल फीस भी पे करना है, ऐसा दिल्ली हाई कोर्ट का एक ऑर्डर था जिसमें हम लोग पेरेंट रिप्रेजेंटेशन नहीं था वहाँ पर, स्कूल्स लेकर गए थे वो चैलेंज करते हुए, क्योंकि कोरोना आते ही डायरेक्टरेट ने एक ऑर्डर पास किया था कि आप सिर्फ ट्यूशन फीस ही लेंगे। हमारा तो यही कहना है उसमें भी कि ट्यूशन फीस का भी 30% भी आज स्पेंड नहीं हो रहा है किसी भी स्कूल में। हमारी जो कैलकुलेशन है, 30% को आप 40% एक्सटेंड कर सकते हैं, मे बी किसी स्कूल का 40 भी हो गया हो, 45 भी हो गया हो, लेकिन कोर्ट ने लिख दिया कि आप जो है ना सिर्फ 15% आप माइनस करके आप बाकी ले लीजिए। दैट मीन्स 85% ऑफ फीस। तो 85% ऑफ फीस कहाँ से कैलकुलेशन किया? क्योंकि वहाँ पेरेंट्स की रिप्रेजेंटेशन नहीं थी, इसलिए वहाँ पर दे वर सक्सेसफुल इन गेटिंग दैट वेग ऑर्डर, जिसको आज हमने चैलेंज किया हुआ है। जस्टिस फॉर ऑल से भी हम लोग लेकर गए हुए हैं, कुछ पेरेंट्स भी हमारे पास थे जिनको लेकर हम लोग गए हुए हैं, और ये करके बहुत सारे मैटर्स टैग अप होके अब डेली बेसिस पे वहाँ पर हियरिंग्स चल रही है डिवीजन बेंच में। और यही सब इशू को देखते हुए कि भाई कितनी फीस एक होनी चाहिए और क्या होना चाहिए था। कोरोना आते ही जब डायरेक्टरेट ने, कोर्ट ने बोला कि ये 18 अप्रैल का जो आपका ऑर्डर था ये गलत है, कि आपने कैसे आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि सिर्फ ट्यूशन फीस ही लेंगे आप। तो हमारा ये कहना है कि इवन वो भी गलत है तो ये भी गलत है कि आप पूरी की पूरी फीस, जो स्कूल एक फिजिकल स्कूल चल रहा था उसकी फीस आज भी वैसे ही लेते रहे कि जब आपका एक्सपेंस ही नहीं है। या तो आप एक्सपेंस शो करिए, एक भी स्कूल ने अपना एक्सपेंस नहीं दिखाया। जब आप अपना एक्सपेंस दिखा ही नहीं रहे हैं तो उसके बाद हम कैसे उसको आप कह रहे हैं कि 15% फीस ही आप कम करके ले लीजिए। तो हमारा ये है कि वो एक्सपेंस भी आज हमारी पूरी कोशिश है कि वो एक्सपेंस जितना एक्चुअल एक्सपेंस है स्कूल का, हम वो देने के लिए पेरेंट तैयार है। कोई पेरेंट अपने ये नहीं कह रहा है कि हम पैसा नहीं देना चाहते हैं, लेकिन उस चीज को आप अनजस्टिफाइड वे से आप लेंगे, अनलॉफुली लेंगे, उस चीज के हम विरोध करते हैं। ठीक है, किसी स्कूल का एक्सपेंस अगर 2000 आता है तो हम 2000 पे करने को तैयार हैं। किसी स्कूल में अगर एक्सपेंस हमारा 10,000 आता है स्कूल का पर चाइल्ड, तो हम 10,000 भी देने को तैयार हैं। उसमें बात नहीं है। बात यह है कि अगर एक्सपेंस आपका 2000 है और आप हमसे चार्ज कर रहे हैं 10,000, वाई शुड आई पे दैट 8,000 एक्स्ट्रा टू यू? तो यही हम लोग कहना चाहते हैं कि पेरेंट्स को थोड़ा सा आगे आना पड़ेगा, और आप यूनाइटेड होकर अगर ज़्यादा आते हैं पेरेंट्स, एक एसोसिएशंस फॉर्म करते हैं, तो वो एक सबसे बहुत एक चेंज एक लाना है। क्योंकि स्कूल में एक पेरेंट एक स्टेक होल्डर है। ऐसा नहीं है कि स्कूल मैनेजमेंट ने जो कर दिया है वो ठीक है। स्कूल में स्कूल मैनेजमेंट होता है, टीचर्स एक स्टेक होल्डर होता है, पेरेंट भी एक स्टेक होल्डर है। तो पेरेंट की को भी अपनी ड्यूटी करनी पड़ेगी। आप सब कुछ स्कूल्स के ऊपर, टीचर्स के ऊपर नहीं छोड़ सकते हैं। तो अगर कोई पेरेंट्स आपसे जुड़ना चाहें, आपके साथ अपनी परेशानी रखना चाहें, तो वो आपसे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? अभी रिसेंटली हमने फोरम फॉर इंडियन पेरेंट्स भी उसको रजिस्टर करवाया है। ये एक पैन इंडिया हमारा एसोसिएशन रहेगा, जिसमें कि हम डिफरेंट स्कूल्स में जो पेरेंट एसोसिएशन बॉडीज हैं उनको एफिलिएट करेंगे। उनको जिस भी तरह की लीगल गाइडेंस चाहिए, जो उनको कुछ कंफ्यूजन है उनके नॉलेज के हिसाब से, उनकी वो हम कंफ्यूजन दूर करने के लिए यही एक बॉडी बनाई गई है। काफ़ी लोग एसोसिएट हो रहे हैं हमारे साथ। एक दिल्ली लेवल पे तो काफ़ी एसोसिएशंस हमारे साथ ऑलरेडी अभी कनेक्टेड हैं, क्योंकि कई मैटर्स हम लोग अभी जो हमारे हाई कोर्ट्स में चल रहे हैं उसको लेकर। तो ये काम अभी सिस्को वेबएक्स के थ्रू हमने कुछ अभी इनिशिएटिव भी स्टार्ट किया था, 3-4 बार हम लोग कर चुके हैं उसको, कि पेरेंट्स को एजुकेट करने का कि आपकी जस्टिफाइड फीस क्या बनती है, जो स्कूल आपको क्या मिसरीड करके बोल रहा है। इवन दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर भी हमने बताया कि वो उतना वेग नहीं है, क्योंकि ट्यूशन फीस आप पहले ही पेरेंट पे कर रहा था। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि ट्यूशन फीस प्लस एनुअल प्लस डेवलपमेंट, इन तीनों को टोटल करके उसको आप 15% माइनस करके आप रिबेट देंगे 2020 और लास्ट ईयर की जो फीस है 20-21 की, और 21-22 में भी आप वैसे ही देंगे। अब स्कूल्स उसको कैसे रीड कर रहे हैं? नहीं जी, ट्यूशन फीस तो हम लोग ले ही रहे थे, ट्यूशन फीस का तो मैटर ही नहीं था वो।
मैटर तो था सिर्फ कि हम एनुअल फीस और डेवलपमेंट फीस को लेकर, इसलिए हम एनुअल और डेवलपमेंट में तो 15% दे देंगे, इसमें ट्यूशन फीस में नहीं देंगे। कोर्ट ने हमें ये नहीं बोला। तो वो एब्सोल्यूट मिसरीडिंग है उस ऑर्डर की। हमने पेरेंट को समझाया कि अगर ये ऑर्डर भी है ना, तो ये ऑर्डर भी आप लोगों के लिए उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। जब हमने कैलकुलेट किया, एक रैंडमली हमने 2-3 स्कूल्स का कैलकुलेट किया, रादर कई स्कूल्स को तो अरियर भी पे करना है उसमें। अगर आप इसके तरीके से इसको कैलकुलेट करते हैं एज पर दी अभी का जो कोर्ट ऑर्डर है जो सस्टेन कर रहा है, तो वो भी उतना वेग नहीं है। लेकिन वो स्कूल उनको ट्यूशन फीस को तो छेड़ ही नहीं रहा है। वो कह रहे हैं ट्यूशन फीस तो आपको पूरी पे करनी है, वो आप पे कर चुके हैं। एनुअल और डेवलपमेंट का फीस का आप इकट्ठा करके चार्जेस भी दीजिए। कई ऐसे भी हैं जो ऑनलाइन स्विमिंग क्लासेस भी करवा रहे हैं, उनकी भी फीस चार्ज कर रहे हैं। और पेरेंट्स ने ऑनलाइन स्विमिंग, कोई दुबई टूर करवा रहा है, कोई ऑनलाइन स्विमिंग क्लासेस करा रहा है, कोई 2 गुजिया के पैसे के लिए वो हर महीने 2-2 हज़ार चार्ज कर रहा है। तो ये एक्सप्लॉयटेशन जिसके साथ हो रहा है वो तो आगे आएगा ना, उसको बोलना पड़ेगा, उसको आगे आना पड़ेगा कि ये हमारे साथ जो है गलत हो रहा है। आप चाहे स्कूल लेवल पर जाकर आप करिए, स्कूल के साथ लड़ाई करिए, डायरेक्टरेट आपके लिए बैठा हुआ है, डायरेक्टरेट के साथ मिलिए, और उसके बाद जाके हम कहते हैं कि आप कोर्ट पहुंचिए। पहले अपने लेवल पे यहाँ पर ये 2 बॉडीज़ को तो आप कोशिश करिए, कहीं तो कंप्लेंट करो, आप कुछ तो करिए। तो ये हमारे एफर्ट्स हैं कि हम पेरेंट्स को एजुकेट करते जा रहे हैं, हम समझाते जा रहे हैं। और जो पेरेंट्स हमारे कांटेक्ट में आते हैं एटलीस्ट वो लोग तो उस तरह से, मैंने बोला आप फीस जो है आप चेक के थ्रू पे कर दीजिए, या आप क्योंकि स्कूल्स उसको उस फीस को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है। जो फीस हमने लिख दिया है उसमें लाख्स का बिल बन गया। अब आज की डेट में जिस बंदे का बिजनेस नहीं है या उसकी जॉब चली गई है, उसके एक बच्चा है उसको 1 लाख का बिल, और 2 बच्चों के लिए 2-2 लाख का एक समय पर अरियर कोई कैसे पेरेंट देगा? कितना जस्टिफाइड है? और उसको फिर जो पेरेंट नहीं दे पा रहा है उसको ये नेम स्ट्रक डाउन का नोटिस पकड़ा देते हैं, या फिर वो बच्चा सब कुछ छोड़ के जो है गवर्नमेंट स्कूल में जा रहा है, या वो स्टडीज ही छोड़ रहा है। तो ये सिस्टम से आप बाहर निकालने के लिए नहीं कर रहे हो ये सब चीज़ें। आप चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, आज उनकी भी पूरी ड्यूटी बनती थी कि इस समय पर आपको पेरेंट्स का सपोर्ट करना चाहिए था, टीचर्स का सपोर्ट करना चाहिए था। बट आज वो जैसे आपदा में अफसर वाली बात है ना, मतलब इन स्कूल्स ने ये मेथड बना लिया है कि उनको जो है ना एक्सप्लॉइट करो, दोनों तरह से और ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। टीचर्स को निकाल दिया है, जबकि स्ट्रिक्टली बोला है ऑर्डर में, डायरेक्टरेट के ऑर्डर में भी लिखा हुआ है कि आप जिस टीचर्स को जैसा पे करते जा रहे थे वैसा ही पे करेंगे, कोई आप सैलरी नहीं कम करेंगे। लेकिन अभी मोस्टली स्कूल्स उसकी 50% सैलरी उनकी कर दी है टीचर्स की, कि आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, जबकि ऑनलाइन क्लासेस में एक टीचर का बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। कोई इजी नहीं है एक वो फिजिकल क्लासेस में क्लास लेना, और ऑनलाइन क्लास के लिए उनको जो इस तरह का स्टडी करना पड़ रहा है और जिस तरह से उनको मैनेज करनी पड़ रही है घर में रहते हुए चीज़ों को, फिर सारा बर्डन, लैपटॉप का भी बर्डन उनके ऊपर है, वाईफाई का बर्डन उनके ऊपर है। कुछ एक्स्ट्रा आप पे नहीं कर रहे हो उसके लिए, आप रैदर उनकी सैलरी और काट रहे हो। और ये एब्सोल्युटली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। किसी भी बच्चे का नाम काटा जा रहा है, किसी भी बच्चे की ऑनलाइन क्लास बंद की जा रही है, वो एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। क्योंकि क्लियर वर्ड्स में डायरेक्टरेट भी आपको सपोर्ट कर रहा है, हर पेरेंट को सपोर्ट कर रहा है कि कहीं किसी बच्चे का नाम नहीं काटेगा, कोई एग्ज़ाम से उसको देने से नहीं रोकेगा, कोई उसका टीसी नहीं रोकेगा। तो इस तरह की जो जब डायरेक्शन है, और कोर्ट ने भी उसी को लिखा है कि आप नहीं करेंगे इस पीरियड में, कोई पेरेंट अगर फीस भी नहीं दे पा रहा है, वो भी पेरेंट के साथ, वो बच्चे के साथ आप इस जो है वो कोई कोएसिव एक्शन नहीं लेंगे। उसके बाद भी अगर स्कूल कोई लेता है, आपकी जेन्युइन प्रॉब्लम को कंसिडर नहीं करता है, तो यू हैव द राइट टू मूव टू द फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। और हम लोग इसको लेकर जा रहे हैं। आवाज़ इंडिया कम्युनिकेशंस की तरफ से आपने पेरेंट्स को जागरूक किया, तो आप बेसिकली अब आप बताइए कि पेरेंट्स को और आज की जनरेशन को क्या कहना चाहेंगे जिसकी वजह से वो आगे आने वाली सारी प्रॉब्लम्स को अपने आप हैंडल करें। थैंक यू सो मच है, मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जिसमें कि हम अपने और पेरेंट्स को आपके मीडियम से हम अवेयर कर पा रहे हैं। और सजेस्ट कि हमारे भी जो यूट्यूब चैनल्स के थ्रू हम लोग कोशिश करते हैं कि हम, क्योंकि सोशल मीडिया ही आज कोविड के टाइम में रह गया है जो कि हेल्प कर रहा है लोगों को और अवेयरनेस फैलाने के लिए। तो ये एक अच्छा एक इनिशिएटिव है कि हम जितना भी, क्योंकि आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम हमारी सॉर्ट आउट हो जाती है अगर हम अवेयर होते हैं, हम अपने राइट्स के बारे में जानते हैं,
हैं। तो इसलिए आई रादर थैंक यू कि आप जो है इस तरह का आपका इनिशिएटिव है कि हम इस समय पर पेरेंट्स को हेल्प कर पा रहे हैं। एक छोटी सी भी कहीं से होप दिखती है ना, तो वो एक पेरेंट भी फील करता है कि नहीं, हमें उसके बारे में फिर सोचता है, फिर बात करता है, फिर देखता है। तो इसलिए वो डेफिनेटली मोटिवेटिंग रहेगा पेरेंट के लिए। हम लोग वही कोशिश है हमारी भी। तो ये थी हमारे साथ मिस शिखा शर्मा बग्गा, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, जिन्होंने हमें बताया कि पेरेंट्स को जागरूक होना बहुत जरूरी है। मैं शाइस्ता, आवाज इंडिया कम्युनिकेशंस, धन्यवाद।